वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काजल। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मेरा ये वीडियो किस टॉपिक पे है। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी डिलीवरी अभी 1 फरवरी को हुई है, जिसके अभी 1.5 महीने हो गए हैं और मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। तो सी सेक्शन डिलीवरी के पहले और बाद में क्या होता है मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप सबकी भी डिलीवरी पास आ रही होगी आपके दिमाग में होगा क्या होगा, कैसे होगा, मतलब एंजाइटी होती है, डर होता है, तो वो सारी चीज़ें हर किसी के साथ होती है। तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरे साथ क्या क्या हुआ या सबके साथ क्या क्या होता है डिलीवरी के पहले और बाद में, या क्या प्रिकॉशन या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि मैंने नहीं रखी थी। अच्छा, मेरी डिलीवरी का जो ड्यू डेट था वो 15 फेब था, बट मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरी बेबी का वेट ऑलरेडी 3.8 kg हो चुका था। तो डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए बोला था, जिसकी डेट मेरी 4 फरवरी को रखी गई थी। बट 1 फरवरी को क्या हुआ था ना कि मतलब मेरी बेबी का जो मूवमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था। मतलब मुझे पूरे पूरे दिन 7-7 घंटे 8-8 घंटे मुझे मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोग शाम को डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, तो वहाँ डॉक्टर ने हमारा NST करा एंड NST करने के बाद ये हुआ कि मुझे सिर्फ एक मूवमेंट आई। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मैम आपने कहा है कि इस पे मूवमेंट पे ध्यान देना और 3 दिन के बाद ऑलरेडी मेरी सर्जरी है, तो मैं अगर बेबी मूव ही नहीं करेगी तो मैं ध्यान कैसे रखूँगी। एंड देन उन्होंने मतलब मेरा वीक वगैरह काउंट किया, तो मेरे 37 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और कहा कि अगर आप चाहो तो हम आज ही इनका इमरजेंसी सी सेक्शन कर सकते हैं, विदिन 1 आवर हम कर देंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने तुरंत हाँ बोल दी। वो आके मुझसे कहे कि डॉक्टर ने आज ही ऑपरेशन करने के लिए कहा है। तो मतलब थोड़ा सा मतलब अंदर से होता है ना कि इंसान पैनिक कर जाता है, क्योंकि मैंने तो माइंड मेकअप 4 तारीख को कर रखा था। अब आज अचानक से कोई कहते कि आपका सी सेक्शन होना है तो आप थोड़ा सा घबरा तो जाओगे ही। एंड फिर मैंने मतलब लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस बेबी सेफ होना चाहिए। फिर फटाक से मेरे हस्बैंड दौड़ के मैंने उनको घर भेजा और मैंने अपना हॉस्पिटल बैग ऑलरेडी रेडी कर रखा था। तो मेरे हस्बैंड वो हॉस्पिटल बैग घर पे मतलब घर से लेकर आए और मेरे सारे कपड़े सामान मैंने उनको सब वीडियो कॉल पे समझाया, तो वो सब कुछ घर पे लेकर आए। एंड उसके बाद वहाँ पे कुछ फटाफट से डॉक्टर आने लगे, जो उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया, जो कि डॉक्टर आपको सर्जरी के 2 दिन पहले करवाने को बोलते हैं, बट मेरा इमरजेंसी सेक्शन था। तो उन्होंने वहाँ पे एट द टाइम वहाँ पे डॉक्टर आए जिन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल लेकर मतलब टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया। एंड उसके बाद फिर कुछ नर्सेस आती हैं जो कि मुझे हाथ में बीगो पहनाती हैं, मुझे कपड़े चेंज करने को देती हैं, तो मैंने कपड़े चेंज करे। एंड देन उसके बाद प्रोसेस होता है एनीमा का, जिससे कि आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए, आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ। क्योंकि डॉक्टर होता क्या है ना, सी सेक्शन से पहले अगर आप जा रहे हो तो आपको 6-7 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना होता, इवन पानी भी नहीं पीना होता है। बट मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन था तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने अच्छे से खाया पिया भी था, तो वहाँ पे मुझे एनीमा लगा। हो सकता है अगर आप कुछ खा पी के ना जाओ 6-7 घंटे, अगर आपकी फास्टिंग रही है, पानी तक ना पिया हो, तो आपको एनीमा ना लगे। तो एनीमा लगता है ताकि आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ। एंड उसके बाद फिर आपको मतलब आपके प्राइवेट एरिया को अच्छे से क्लीन करा जाता है। एंड देन आपको कैथेटर लगाया जाता है वहाँ पे, ताकि मतलब यूरिन वाला कैथेटर लगा दिया जाता है, जो कि नर्सेज ही लगाती हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने शर्माने की बात नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है थोड़ी सी शर्म आपको भी आए, मुझे भी आई थी, बट ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं जो कि हर किसी के साथ होनी ही है। एंड उसके बाद फिर मुझे एक ड्रिप चढ़ा था जो कि सर्जरी से पहले लगा था। एंड देन उसके बाद फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो वहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर में हमेशा सिर्फ लेडीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों होते हैं। खासकर आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर, हो सकता है 90% ऐसा पॉसिबल है कि आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो हैं वो मेल ही होंगे, और भी कई सारे डॉक्टर होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं डिलीवरी के लिए। तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो वहाँ ले जाके मुझे बेड पे आराम से लिटा दिया। अंदर थोड़ी सी घबराहट आ रही थी, बट मैंने थोड़ा सा भगवान जी का चैंट वगैरह करा और मैं सोची थी बस जो होना है वो जल्दी से हो जाए, आधे घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि मुझे अभी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। एंड उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे मतलब 2 नर्सों ने बिठाया और दोनों ने मेरे हाथ पकड़ दिए बैक पे। मतलब जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे वो मुझसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे, लाइक आपका पहला बेबी है और अभी अभी कितने वीक हुए हैं, घर
में कौन कौन है, मतलब एक तरह से ये आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ज़रा सा पैनिक ना कर जाओ, या जब वो आपको एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल से पैनिक ना कर जाओ। तो वो आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो अच्छे से डाइवर्ट रहे, आपका दिमाग उस पर जाए ही ना। तो बस ऐसे ही करके उन्होंने मेरे बैक पे वो लोकल एनेस्थीसिया दे दिया एंड मुझे लिटा दिया। एंड लिटाने के बाद उन्होंने मेरे दोनों हाथों को ऐसे फैला के उस पर एक बेल्ट से बांध दिया मेरे हाथों को। और पैर के साथ क्या सीन था कि कमर के नीचे, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक का जो पूरा एरिया था ना, वो जैसे एकदम सुन्न हो चुका था, मैं उसे हिला भी नहीं सकती थी, पत्थर का शरीर हो चुका था जिसको मैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी, वो ऐसा हो गया था। एंड आँख पे वो आपके पट्टी लगा देते हैं, आप चाहो तो आप उनसे बोल सकते हो कि अगर आप पट्टी हटा दो, क्योंकि मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी। वो पट्टी जो उन्होंने मेरे आँख पे रखी थी कॉटन की, तो मैंने उनसे डायरेक्टली कह दिया था कि मैम प्लीज़ ये पट्टी मेरे आँख से हटा दीजिए, मुझे इससे बहुत सफोकेशन हो रही है और मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट अगर आप ये पट्टी लगाए रहोगे तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने मेरा वो पट्टी रिमूव कर दिया और मैंने डॉक्टर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही थी। एंड देन हुआ क्या कि जब मुझे अभी लग ही नहीं रहा था कि मेरा सी सेक्शन हो चुका है, मुझे लग रहा था कि अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और कब मेरी बेबी बाहर आ गई, और जब मेरी बेबी बाहर आई ना, तो वो मोमेंट जो था, मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब हाथ पैर, मेरे जो हाथ थे वो खुले थे, वो एकदम ठंडे पड़ गए थे, मतलब एकदम फ्रीज हो गए थे, जबकि मतलब हाथ भी फ्रीज हो गया था। और मैंने डॉक्टर से सीधे यही पूछा कि मतलब बेबी गर्ल हुई है, तो उन्होंने बोला हाँ, मतलब आपको क्या चाहिए था। तो मैंने उनको बताया कि मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी, बाहर मेरे हस्बैंड है वो बेबी गर्ल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए। तो बस उन्होंने कहा ठीक है फिर तुम खुश हो जाओ। एंड देन मेरे आँख से एकदम अपने आप से ही वो आंसू निकलने लगे, वो खुशी के आंसू थे, जो कि मेरी बेबी जब रो रही थी तो जो मैं सुन रही थी ना, और उससे जो मेरी आँख से आंसू निकला, तो वो मोमेंट थी, मैं आपको नहीं बता सकती कि वो मोमेंट कैसा होता है। एंड देन जब इसका मैं रोना कंटिन्यू सुन रही हूँ, तो आई वॉज लाइक कि डॉक्टर ये इतना क्यों रो रही है, आप थोड़ा चुप करा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि रोने दीजिए, वो रोना जितना वो रोएगी उतना ही अच्छा है, वो अच्छे से सांस ले पा रही है, अगर वो रो रही है तो इसका मतलब वो एकदम फिट है, अच्छे से सांस ले रही है, उसे रोने दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा प्लीज़ एक बार आप मुझे दिखा तो दीजिए। तो फिर एक नर्स ऐसे ला के मेरे पास उसको दिखाती है, फिर मैं उसको टच करके अच्छे से देखती हूँ। एंड देन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पे वो लोग मेरी बेबी को ले जाते हैं, अच्छे से नहलाते वलाते हैं, उसका जो पीडियाट्रिक्स होते हैं वो बेबी का अच्छे से एग्जामिन करते हैं, बेबी को देखते हैं, उसकी हार्ट बीट, हार्ट रेट, सब कुछ उसका अच्छे से चेक करते हैं, ब्रीदिंग वगैरह सब कैसे चल रही है। कम से कम उसको 10 से 15 मिनट बाहर, आपको मतलब नर्स कोई बाहर जाके आपकी फैमिली वालों को बता देती है कि आपको गर्ल हुई है या बॉय हुई है। फिर कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट लग जाता है बेबी को अच्छे से एग्जामिन करने में, बेबी को नहलाने में। एंड जो आपके घर वाले कपड़े देते हैं, या कई हॉस्पिटल्स में कपड़े प्रोवाइड होते हैं बच्चों को, तो वो कपड़े पहना के अच्छे से रेडी करके वो आपके घर वालों को दे देते हैं। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। एंड देन मुझे मतलब मैं इसके बाद डिलीवरी के बाद सोची कि मैं कब बाहर जाऊंगी। फिर मैंने पूछा डॉक्टर अभी कितना टाइम है, तो उन्होंने बोला बस स्टिचेस लग रहे हैं, उसके बाद फिर आप जा सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे स्टिचेस लगाए। उसके बाद फिर मुझे उस बेड से दो से तीन लोगों ने मिलके मुझे उठाया, क्योंकि बॉडी हिलती भी नहीं है, तो उठा के मुझे उन्होंने स्ट्रेचर पे रखा। एंड देन वो ये लोग मुझे लिफ्ट से लेके नीचे गए। एंड नीचे जब मैं रूम में शिफ्ट हुई तो वहाँ पे बस कुछ नहीं, फिर वहाँ पे मेरे ड्रिप वगैरह थे वो ऑपरेशन थिएटर से ही स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ड्रिप वगैरह लगा दिया था, पल्स ऑक्सीमीटर भी वहीं पे लगा दिया था, जो कि ये रात भर एग्जामिन करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रात भर देखते हैं कि पल्स वगैरह कैसे जा रहे हैं, बीपी वगैरह कैसी जा रही है, बार बार आके लोग चेक करते रहते हैं। और मेरा जो ड्रिप था वो कंटिन्यू चल रहा था, उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चलती हैं आपकी, ताकि वो पेन ना हो। और उसके बाद फिर पूरी बॉडी सुन्नी होती है, तो आप हिला ही नहीं सकते हो, लाके आपको बेड पे लिटा देते हैं, आप बिल्कुल मूव नहीं कर पाओगे। एंड उसके बाद फिर लोग आने लगे थे, फिर घर पे लोग आने लगते हैं। और जो डॉक्टर्स होती है वो रात भर आपके मतलब ड्रिप को चेक करती हैं, ड्रिप चेंज करती हैं, आपको कब एंटीबायोटिक्स देना है, कब क्या देना है, ये सब आपको लगता रहता है। एंड पूरी रात आपके पल्स ऑक्सीमीटर चलता रहता है, जिससे आपका पल्स देखा जाता है, आपकी बीपी, हार्ट रेट सब देखा जाता है। एंड बार बार बीपी चेक होती है। एक्चुअली मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ था, तो मेरा थोड़ी देर पे शुगर टेस्ट भी हो रहा था, साथ में मेरी बेबी का भी शुगर टेस्ट हो रहा था, क्योंकि एक जो डिलीवरी वाली रात होती है
के ना इसको बेबी को और मदर को अंडर ऑब्जर्वेशन, स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिसको बार बार देखा जाता है, टेस्ट करके सारी चीज़ें चेक की जाती है ताकि सब कुछ अच्छे से है कि नहीं है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे बहुत तेज़ से प्यार, अब पूरी रात मैं सो नहीं पाई खुशी के मारे। एंड सिर्फ वहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी मतलब भाभी और बेबी और मेरी एक फ्रेंड वही थे और मेरी मम्मा थी। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी आ जाते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे थोड़ी प्यास लगी तो मैंने कहा मैम मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने, मेरा जब ड्रिप खत्म हुआ तो उन्होंने कहा सिर्फ आप एक घूंट थोड़ा गर्म पानी पी सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक घूंट। तो फिर मैंने वही लिया, फिर वो मेरे ड्रिप चला रहे थे। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दोपहर तक चाय बिस्किट खाने को बोल दिया था, तो मैंने चाय बिस्किट खाया था। एंड मेरे घर से बन के दलिया आई थी। कहीं हॉस्पिटल्स में आपको फूड भी प्रोवाइड करते हैं बट वहाँ पे फूड नहीं था, तो मेरे घर से दलिया, मतलब इसकी मूंग दाल की दलिया बन के आई थी। तो वही एकदम पतली सी पानी जैसी, उसमें ज़्यादा सॉल्ट वगैरह नहीं था, सिंपल उबाल के आई थी, तो वही मैंने खाई थी। एंड शाम को भी मेरा ड्रिप चढ़ा था, रात तक ड्रिप चढ़ा था। एंड उसमें जो एंटीबायोटिक थोड़ा पेनफुल हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके हाथ में स्वेलिंग वगैरह आए, तो आपको बिल्कुल भी हिलाना उलाना नहीं होता है। एंड सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है बेबी की फीडिंग की। तो आप याद रखना कि स्टार्टिंग में आपको मिल्क नहीं होगा। तो बहुत से लोग होते हैं अपने बेबीज़ को कहते हैं अभी तो मेरे पास मिल्क ही नहीं सप्लाई हो रहा है तो मैं कैसे पिलाऊं, बट ऐसा नहीं होता है। जो स्टार्टिंग के डिलीवरी के 4 दिन होते हैं, ये 4 दिन होता है जो मिल्क सप्लाई 4th डे से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको डिलीवरी के टाइम पे नहीं हुआ है तो 4th डे पे डेफिनेटली स्टार्ट होगा। बट इन 4 दिनों में आपको अपने बेबी को लैच करना सिखाना है कि मतलब ब्रेस्ट फीड कैसे करना है, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है। तो यही होता है जब आपका बेबी भूखा हो तो थोड़ी थोड़ी देर पे आपको उसे अपने ब्रेस्ट फीड करवाना है ताकि वो ब्रेस्ट फीड करना सीखे। और 4 दिन के अंदर जैसे जैसे आपका बेबी सीख जाएगा ना, तो जैसे जैसे वो सीखेगा, जैसे वो सीखता जाएगा, बस जितना ज़्यादा वो लैच करेगा आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उतनी ही जल्दी वो आएगा और वो अच्छे से फिर फीड ले पाएगा। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैं रात में, दिन में, रात में कई बार डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि बेबी को फीड करा रहे हो, बेबी को फीड करा रहे हो। एंड मैं उनसे कहती थी कि मैम अभी मुझे मतलब मिल्क सप्लाई नहीं हो रही है, बट मैं इसको फीड कंटिन्यू कराती हूँ। मेरी बेबी 3rd डे पे जब मैं घर आने वाली थी तो उस दिन वो अच्छे से फीड करना सीख गई थी, बट मुझे ब्रेस्ट फीड हो ही नहीं रहा था, मतलब मुझे फीड ही नहीं आ रहा था। देन 4th डे मुझे घर पर ही ब्रेस्ट फीड मेरा अच्छे से आने लगा। फिर मैंने अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना बिल्कुल भी बंद कर दिया, क्योंकि बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड सबसे ज़रूरी होता है। नेक्स्ट 6 मंथ तक आप चाहो तो 1 साल तक भी करा सकते हो, बस 6 मंथ तक तो कंपलसरी है कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही देना है, कोई पानी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही अपने बेबी को रखना है। एंड उसके बाद फिर 2nd डे भी पूरी रात मेरे ड्रिप चले। अच्छा 2nd डे पे क्या होता है ना कि अब क्या करते हैं डॉक्टर, आपको 2nd डे पे खड़ा करके चला देते हैं एंड 3rd डे पे आपकी डिलीवरी दे देते हैं। कई जगह पे 5 डे भी दे सकते हैं, बट मेरी डॉक्टर ने मुझे 2nd डे पर ही उन्होंने मुझे डिलीवरी के 2nd डे पे उन्होंने मुझे सुबह बिठाया एंड रात में उन्होंने मुझे चला दिया था, पूरा हल्की हल्की वॉक कराई थी। एंड 3rd डे जिस दिन मुझे घर जाना था, डिस्चार्ज होना था, उस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर्स आए थे तो उन्होंने मेरे स्टिचेस वगैरह अच्छे से चेक करे, मेरी ड्रेसिंग वगैरह उन्होंने फिर से करी, जो पहले की ड्रेसिंग थी वो हटा के सिंपल एक टेप लगा दिया। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि 3 दिन के बाद ये टेप अच्छे से निकाल दीजिएगा। तो सिंपल उन्होंने एक ड्रेसिंग टेप लगा दिया था। एंड उसके बाद मुझे घर जाने की परमिशन मिल गई थी और खाने पीने में मुझे उन्होंने सब कुछ खाने को बोला था, बेल्ट पहना दिया था मेरे डॉक्टर ने मुझे 2nd डे पे। मैंने उनसे खुद बोला था कि मैम आप मुझे बेल्ट कब पहनाओगे, क्योंकि मुझे थोड़ा उठने मतलब बैठाते थे ना तो मुझे थोड़ा पेन होता था। तो जो बेल्ट होता है वो आपको सपोर्ट देता है, तो उन्होंने मुझे 2nd डे पे बेल्ट पहना दिया था। एंड 3rd डे पे जब मैं घर जा रही थी तो फिर मैं मतलब मैंने बेल्ट बेयर कर रखा था, मतलब पहन के ही मैं अपने घर गई थी। एंड उसके बाद फिर 3rd डे पे जब मैं घर जा रही थी तो मैंने पूछा डॉक्टर मैं अब क्या खा सकती हूँ, कैसे, उन्होंने बोला आप जो भी खाने में कंफर्टेबल हो, जो भी आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, ये आपको देखना है आप क्या डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आप सब कुछ खा सकते हो, बस नेक्स्ट 7 डे तक आप थोड़ा सा स्पाइसी और ऑयली फूड बिल्कुल मत खाना। अदरवाइज कि आप 7 डेज के बाद आपको जो मन हो आप बिल्कुल खाना, पानी खूब पीना, फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हो, कोई भी फ्रूट खाओ, कोई भी इशू नहीं है। बट एक्चुअली मैं आपको एक टिप देती हूँ, डॉक्टर आपको ऐसे बोलती हैं बट आप कोई भी ना ऐसे खट्टे फल या दही ऐसे स्टार्टिंग में मत खाना, छाछ वगैरह मत खाना, ऑरेंज वगैरह मत खाना,
क्योंकि होता क्या, आपकी डिलीवरी हुई होती है, आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाती है। तो अभी क्या होता है ना कि आप एकदम से प्रोन हो जाते हो, कोई भी आपको बैक्टीरियाज वगैरह के प्रोन हो चुके होते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने ऑरेंज और ग्रेप्स वगैरह खा लिया था, जिससे मुझे थोड़ा सा कोल्ड और कफ हो गया था। तो अब होता क्या था, जब जब मुझे छींके आती थी तो मुझे मेरे सारा जोर मेरे स्टिचेस पे पड़ता था, जो कि मतलब बहुत पेनफुल होता था। तो मैं बहुत तेज से ऐसे पिलो रख के दबा के या हाथ दबा के मैं बहुत खांस भी नहीं पाती थी, बहुत हल्का हल्का मतलब खांसी रोकने की कोशिश करती कि बस वो कैसे करके रुक जाए। तो मैं यही करती थी। तो मैं आपको मतलब पहले ही बता दे रही हूँ कि आप कोई भी खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें बिल्कुल मत खाना। जहाँ तक हो सके पानी में आप अजवाइन पानी पीना, क्योंकि वो आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा। और साथ ही साथ अगर आप कुछ खा रहे हो ऐसा जो कि आपको लगता है कि आपका बेबी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, आपके ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप हमेशा अजवाइन पानी पीना। आप कुछ भी खाओगे आपके बेबी को पक्का से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मैंने यही सारी चीज़ें की। फिर मैं घर आई और उन्होंने मुझे एक बीटाडीन दिया था, जो कि तीसरे दिन के बाद मैंने जब अपना टेप हटाया तो मैंने वहाँ पे बीटाडीन लगाना शुरू किया। और फिर मैंने अच्छे से नहाना भी शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में थोड़ी ठंड थी, क्योंकि डिलीवरी मेरी थोड़ी ठंड में हुई थी, तो मैं रोज़ नहीं नहाती थी। अगर आपकी डिलीवरी गर्मी में होती है तो आप चाहो तो फिर रोज़ नहा सकते हो, आराम से नहाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को आप क्लीन रखोगे, अपने आप को अच्छा मतलब फ्रेश रखोगे, ये सारे प्रॉफिट्स आपके बच्चे को भी होंगे और आपकी बॉडी जल्दी हील और रिकवरी जल्दी होगी। एंड आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, और वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और ढेर सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड और मेरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो साथ। सो बाय बाय।